हाँ, ऐसे ही चौथा उपाय, कल अपन ने 3 उपाय पढ़ लिए थे गरीबी के, ठीक है। तो पॉवर्टी का जो चौथा है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, मतलब कि जनसंख्या पर नियंत्रण अगर किया जाए तो गरीबी कम हो जाएगी। कैसे? कि अगर किसी फैमिली के अंदर सोचो 4 मेंबर है, हम 2 हमारे 2 वाला जो रूल फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा उन बच्चों को भी, और 2 की तो हर कोई केयर करना ईजी पड़ता है। लेकिन ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रहेगी, बच्चों की संख्या अगर घर में ज़्यादा रहेगी, तो उनकी केयर करना महंगा पड़ेगा और फिर वैसी केयर भी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक कारण, इसलिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। जैसे कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक, अब देखो ये लाइन में ना भी लिखवाता तो चलता, लेकिन एक आंसर ऑथेंटिक बन जाए, इसलिए ये पॉइंट भी अपन को लिखना है कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड है पॉइंट, बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता। अतः गरीब निवारण हेतु जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है, जरूरी है। यानी कि ड्यू टू हायर पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, पुअर फैमिलीज could not invest in education and health for them, therefore it is necessary to control the population growth rate for poverty eradication। देखो मैं एक बात बताऊं, खूब सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ में ये और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बच्चों को अच्छे हाई स्टडी करवाते हैं। जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। होता है क्या है कि गवर्नमेंट जैसे जो डॉक्टर बनना चाहता है वो 11th की बायोलॉजी लेता है, ठीक है, 11th के अंदर, तो बायो लेने के बाद वो पीएमटी वगैरह एग्जाम देगा। उसके बाद में जब वो उसका पीएमटी में और प्री मेडिकल टेस्ट में अगर उसका वो पास हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मिल जाए तब तो चलो पैसा कम लगता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी तो सीटें कम है भाई, फिक्स सीटें होती है, हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरिट का फिर रहता है, वो भी जनरल ओबीसी, फिर उसमें रिजर्वेशन वाला फंड आ जाता है। तो मतलब इसमें यह है कि फिर क्या करेगा बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहेगा, वो फिर प्राइवेट करना चाहेगा, या तो अदर कंट्री में जाएगा या फिर इंडिया में प्राइवेट करेगा, तो फिर 70-80 लाख रुपए लगेंगे। तो फिर वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, जिसकी ऑलरेडी इतनी सारी संख्याएं हैं बच्चों की, तो फिर वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये सब कारण, हाँ अगर 1 या 2 हो तो फिर हो सकता है कि वो कुछ एडजस्ट करे, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब कारण है, गरीबी पर कंट्रोल करना है तो जनसंख्या भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। और फिर है 5वां पॉइंट, अपने लिखा भी था कारण में। देखो वैसे तो एक बात बताऊँ मैं आपको, जो गरीबी के कारण है ना, पॉवर्टी के जो रीज़न है वही उसके उपाय, उसी को आप चेंजेस कर दो। कि जैसे उसमें जनसंख्या बढ़ना कारण था, आपके तो जनसंख्या पर रोक लगाओ, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करो। या फिर जैसा अपन ने कहा था कि जिसको टारगेटेड पर्सन है, जिसको कोई हेल्प चाहिए, वहाँ तक हेल्प नहीं पहुँच पाती, वहाँ लिखा था बस ये है कि इसमें हेल्प पहुँचनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे योजनाएं, ऐसे स्कीम चला देने चाहिए कि जो गरीब या पुअर बंदा है, जिसको वाकई हेल्प की जरूरत है, उसको हेल्प पहुंचनी चाहिए। यानी रीच द बेनिफिट्स टू टारगेटेड पर्सन या फिर कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि जो लक्षित व्यक्ति या फिर कोई भी समूह हो, चाहे वो गरीब जो वर्ग है, उस समूह को लाभ पहुंचना जरूरी है। कैसे? कि यदि सरकार गरीबी नियंत्रण है तो गंभीर है। गंभीर का मतलब वाकई अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गरीबी पर कंट्रोल होना चाहिए, तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। देखो गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, समझ पा रहे हो। और गवर्नमेंट की नीयत साफ हो, गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे नेता हैं उनकी नीयत साफ हो, तो क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो। गवर्नमेंट को योजनाएं मिल जाएगी, क्योंकि योजनाएं और पॉलिसी आएगी तो नेताओं के पास, नेताओं के बाद फिर ऑफिसर्स के पास में आएगी, ऑफिसर साइन करके आगे पास करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार उनके लिए अच्छी इतनी सख्त योजनाएं बना दो तो ऑटोमेटिक पैसा मिल जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा कि जो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो किसानों को 6,000 रुपये 8,000 रुपये कुछ ऐसा पैसा मिलता है, जो अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं पीएम निधि से, ठीक है। यानी कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एक योजना द्वारा चलाई गई योजना है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जो सीधे खाते में पैसा आता है। तो बीच में कोई रोक टोक नहीं, डायरेक्ट अकाउंट नंबर जिससे भी किसान ने दे रखे हैं उसके डायरेक्ट 2-2 हज़ार की किस्तें आ जाती, 2,000 की 3 या 4 जो भी किस्तें आती है आई थिंक, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। ऐसा भी तो गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। वो भी अगर मोदी सरकार चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो क्या कर सकती थी, वहाँ से पहले राज्य सरकार को देती, राज्य सरकार फिर आगे से आगे ट्रांसफर करते तो पैसा नहीं पहुँचता। आपको पता है वो हो सकता है वो 6,000 8,000 पहुँचते किसान के पास 1,000 रुपये पहुँचते। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं बीच में जो ये धांधली ना हो, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अगर गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो ऐसी पॉलिसी ला सकती है कि जिस बंदे को चाहिए उसी बंदे को पैसा मिले, ठीक है।
तो ये भी एक कारण है, पॉइंट है कि अगर गंभीर है तो उसे योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए। यानी इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, एलिविएशन भी वो ALLEVIATION, then it will have to ensure that benefits of the schemes reach the poor, ठीक है, ओके। और अन्य उपाय भी है कुछ एक दो अदर जो वाकई गवर्नमेंट कर रही है, जो हमारी अगर पूछना 1 मार्क्स में कि सरकार अभी गरीबों के लिए क्या कर रही है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो BPL में आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो बेसिकली अपना जो नीड्स हैं, कुछ आवश्यकताएं उनको भी नहीं मतलब कर पाते, तो गवर्नमेंट उनको BPL के अंदर रखती है। और BPL परिवारों को, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गवर्नमेंट 2 मकान बनवा के देती है, उनका पैसा देती है, लेटबात का पैसा देती है, और इसके अलावा खूब सारे उनके बच्चों की पढ़ाई भी आई थिंक पैसा देती है, और मेडिकल भी उनके लिए फ्री है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट चला रही है अभी, ठीक है। तो ये भी आप 1 मार्क्स में अगर आए तो ये लिख देना कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की जो रेखा है उसे नीचे जो जीवन यापन करते हैं, जिन्हें BPL बोलते हैं, उन जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करी। भाई पहचान तो करनी पड़ेगी, और पहचान कैसे होती है, जैसे गाँव के अंदर सरपंच होता है, वो सरपंच अपने गाँव में ही देख लेगा कि वाकई कौन गरीब है जो BPL के अंदर आ सकता है, ठीक है। वो नाम अपने आगे से आगे MLA या प्रधान को दे देगा, फिर वहाँ से आगे गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, और इस तरीके से वो पहचान हो जाती है। शहरों के अंदर अपने नगर निगम के अंदर जैसे कॉलोनी, उस कॉलोनी में सेलेक्ट कर लिया जाता है, वो आगे से आगे प्रोसेस आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो परिवारों की पहचान करके जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या फिर मुफ्त में करवाने की नीति अपनाई गई। देखा होगा इनको गेहूँ वगैरह मिलते हैं 1 रुपये 2 रुपये के अंदर मिलते हैं, 1 रुपये केजी में गेहूँ मिलते हैं, हो सकता है फ्री में मिलते हो। तो ऐसी खूब सारी योजनाएं जब इनको धान अनाज फ्री मिलता है, ठीक है। यानी द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन BPL, और दे हैव अडॉप्टेड इन देयर पॉलिसी नेसेसरी सर्विसेज फॉर देयर अनलिफ्टमेंट फ्री या फिर एट लो कॉस्ट, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में, जैसे 1 रुपये किलो गेहूँ मिल जाता है, तो काफ़ी बेनिफिट है। ये सब बातें, ठीक है। तो ये गरीबी की 6 रीजन अपन लिखे जिनके उपाय हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका अनएम्प्लॉयमेंट, और ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा आएगा, फिर सुन लो। अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जाम में हो सकता है, ये आ जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस यानी कारण क्या है, और इसके मेजर्स यानी कि उपाय क्या है, बस। लेकिन इस बीच में एक टॉपिक और है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का ही टॉपिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने, प्रकार कितने हैं, और वो प्रकार अलग अलग डेफिनेशन पूछ सकता है 1 मार्क्स में, इसलिए ये भी अपन करेंगे। उसके बाद में इसके कारण और उपाय, रीजंस एंड मेजर्स, ठीक है, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मतलब बेरोजगारी, वो गरीबी कंप्लीट हो चुका है। बेरोजगारी का मतलब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बेरोजगारी का मतलब है कि कोई बंदा काम करने के लिए तो इच्छुक है, मतलब वो काम करना तो चाहता है, लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा, मतलब बेरोजगार है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास में खूब सारे स्टूडेंट या आपके दोस्त या भाई ऐसे होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई, या फिर वैकेंसी आई है बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो फ्री है, मतलब वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। ये सब यानी कि कोई व्यक्ति कार्य के योग्य भी है, हाँ ये बात तो ज़रूरी है भाई, योग्य तो होना ही चाहिए। अब जैसे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, 4th 5th पास है, और कहना चाहेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ या फिर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, कहाँ से जाएगा, तो योग्य ही नहीं है, पहले पढ़ लिख तो ले, ठीक है, ये वाली बात है। तो वो योग्य भी होना चाहिए, और फिर उसकी इच्छा भी होना चाहिए, यानी कार्य के योग्य, करने के योग्य हैं और इच्छुक, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हैं, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इफ अ पर्सन इज क्वालिफाइड एंड विलिंग टू वर्क का मतलब काम करने का इच्छुक हैं, बट फेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। फिर अब अपन ने गरीबी नापने के लिए भी कुछ बातें पढ़ी थी कि हमारे भारत में गरीबी को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजरमेंट है अपने पॉवर्टी का। अपन ने कहा था शहरों को 2100, गाँव वालों को 2400, उनके अगर नहीं मिल पाता तो वो गरीब है। वैसे इसमें भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि भारत में जो बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा अलग, ये NSSO है जो हमारे गरीबी जो भारत के जो बेरोजगारी जो है, उस बेरोजगारी को मापने का एक सूचकांक है, जो अलग अलग दौरों का मतलब अलग अलग, जैसे अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम पीरियड में आयोजन कराती है और आंकड़े जुटाती है कि अभी कितने बेरोजगार हैं।
इस शहर में कितने बेरोजगार हैं, इस ज़िले में कितने बेरोजगार हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो वाकई बेरोजगार, ऐसे ये आंकड़े, ऐसे डेटा जुटाती रहती है, ठीक है, ताकि फिर उस अकॉर्डिंग क्या वैकेंसी निकाले और गवर्नमेंट को उनके बारे में सोचे। ठीक है, to estimate unemployment in India, statistics are collected by organizing separate rounds of tours by National Sample Survey Organization NSSO, फुल फॉर्म भी आ सकती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ बातें थी, 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछा तो ये, और हमारे यहाँ पर मेजरमेंट कौन करता है, NSSO। ठीक है, यानी कि नेशनल सैंपल, और वापस इसका मतलब सर्वे, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। और अब मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन आ सकता है, राइट द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट के पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सुना भी होगा आपने, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ये बेरोजगारी के प्रकार है, मौसम बेरोजगारी कि जैसे ये बेसिकली देखा जाता है कृषि में, जो किसान भाई हैं, उन अपने जो किसान लोग हैं, उन किसानों के लिए ये सीजनल बेरोजगारी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर अपना बेसिक या लोकल वर्ड एक होता है चौमासा, चौमासा का मतलब जो बारिश होती है 4 महीने के लिए। अब बारिश पर डिपेंड किसान रहेगा उस टाइम पर, क्योंकि बाकी यहाँ जो अपना कुएं ट्यूबवेल से जो पानी होता है उस पानी से वो फसल होती भी नहीं है, जो हमारे बाजरा वगैरह अपने होता है ना, वो उस टाइम। तो जब बारिश होगी तो ही वो खेती होगी, अगर नहीं हुई तो फिर उस टाइम पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मतलब लोग बेरोजगार हो गए। तो ये होती है मौसमी, यानी कि कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब मौसम प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, ये देखो अनुकूल का मतलब होता है अपन को जैसा चाहिए वैसा, लेकिन प्रतिकूल का मतलब उल्टा। तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, मतलब बड़ा इजी है कि जब मौसम या जब मौसम मिलेगा, जब मौसम प्रतिकूल हो तब उस टाइम काम करने वाले लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, वही मौसम। ठीक है, और एग्जाम्पल एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, और डेफिनेशन लिखना चाहो तो कि व्हेन द वेदर इज अनफेवरेबल, जब हमारे फेवर में नहीं था, वेदर नहीं हो, तो पीपल इन दिस सीजनल बिजनेस, जो आदमी इसका काम कर रहे हो, हैव टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेरोजगारी का सामना करते हैं। दस अतः इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बेरोजगारी, ये भी आपने सुना होगा। इसकी भी डेफिनेशन सिखा दूँ, मतलब समझा दूँ आपको कि जैसे कि आप या मैं, कोई भी, अपन सपोज दिल्ली गए, बॉम्बे गए कोई काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कोई मतलब ऐसा काम करने के लिए कि हमें यहाँ सपोज जयपुर में काम नहीं मिला तो अपन चले गए, सपोज बॉम्बे चले गए। ठीक है, वहाँ अपन को कोई काम करने लगे, लेकिन वहाँ जैसे गए थे तब तो ठीक था, अपन को जिस कंपनी में अपन काम करने के लिए गए उसको वाकई ज़रूरत थी, और उसने अपन फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो गए और ठीक है काम करने लगे। लेकिन अब उसको वहाँ पर लोगों की ज़रूरत कम हो गई, अब अपन तो वहाँ पर डिपेंड हो गए ना, क्योंकि फैमिली के साथ चलेगी। अब वो कह देगा कि नहीं अब हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लेबर कम करना पड़ेगा। वो कह दे हमें आदमी कम करने पड़ेंगे, पहले 20 लेता था अब 10 ही ले रहा, अब 10 फ्री हो गए। मतलब अब वो वहाँ से यहाँ आए तो टाइम लगे, अचानक तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर भी काम होना चाहिए। तो कभी या फिर वहाँ ऐसा हो गया, इधर से पीछे यहाँ काम बढ़ गया, तो मतलब ऐसा भी हो गया कि पहले यहाँ थे तब बेरोजगार थे, वहाँ चले गए तो वहाँ बेरोजगार को वापस कैसे आए, अचानक से कोई बंदा नहीं आ सकता, साल भर के लिए सेटलमेंट होता है कम से कम। ये सब जो ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये भी एक कारण है। यानी कि किसी एक क्षेत्र में मांग कम हो जाती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है, वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, यानी कि इन वन एरिया डिमांड इज लो एंड डिमांड इंक्रीजेज इन अदर एरिया, इट इज कॉल्ड, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए वो। एक है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल, ये तो आप तो पक्का इनाम से ही समझ गए होंगे। देखो पहले लेबर कितना काम करती थी, कितना कमाती थी। सोचो अपना एक कारीगर जो अपना मकान बनाते थे, उन कारीगरों को एक बार में आप सोचो कि पहले क्या करते थे,
कि अपन सारा काम मजदूर किया करते थे। जैसे बड़ी बिल्डिंग बनी तो मजदूर लगा देते अपन, वो ऊपर से ऊपर सामान ले जाते, कम से कम 4 या 5 मजदूर होते थे। आजकल जेसीबीयाँ आ गई, इतनी सारी वो सिस्टम आ गए, हर चीज़ मशीनरी से हो रही है। या फिर जैसे अपन को गड्ढा खोदना है तो गड्ढा खोदने में कम से कम 5-10 आदमी काम किया करते थे, ठीक है। जैसे अपन घर के अंदर अंडरग्राउंड बनाते हैं तो कम से कम गड्ढा खोदना पड़ेगा, आराम से 10-15-20 आदमी को काम मिल जाता काफ़ी दिनों तक। फिर क्या हुआ, आजकल जेसीबी आ गई, एक घंटे के अंदर खोद के चली जाती है। कितने जनों के हाथ उसने काट दिए। हाथ काटने का मतलब होता है काम छीन लेना। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसान है, किसान जब खेती बाड़ी करते थे पहले हल जोतते थे। हालांकि मशीनरी आना अच्छी बात है, लेकिन उसके नेगेटिव भी तो है कि मतलब खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, पैदावार अच्छी हो रही है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग फ्री हो गए, आजकल मशीनरी इतनी आ गई हर चीज़, ठीक है। ये सब कारण है। यानी कि तकनीकी बेरोजगारी, उत्पादन की तकनीक में सुधार हुआ, नवीन मशीनें आ गई, ठीक बात है। उन सब के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है ना, वो तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। टेक्निकल एम्प्लॉय क्या है? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द यूज ऑफ न्यू मशीन्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से अभी और भी हैं 2-3, उसके बाद में अपना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ऐसे बेरोजगारी का नंबर 4 देखो टाइप, वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी कि फ्रस्ट्रिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो नाम थोड़ा साइंस जैसा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 2 रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई मजदूर होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उस जहाँ पर वो काम कर रहे हैं और हड़ताल हो गई, किसी भी बंदे ने हड़ताल कर दी। सपोज कोई कंपनी थी और कंपनी में काम करने वाले मजदूर थे, अब उनमें जिन्होंने हड़ताल की वो शायद अप लेवल के लोगों ने कर दी, लेकिन उसके नीचे लेबर मारा जाता है, फिर उसकी दिक्कत हो जाती है, उनको तो रोजाना की दिहाड़ी चाहिए। अब वो हड़ताल हो गई तो अब उनके बीच में जो गैप आ गया, समझ पा रहे हो, गैप आ गया मतलब जैसे कि 1 महीने हड़ताल हो गई तो 1 महीने सैलरी कौन देगा? हड़ताल हो जाना, या फिर कार्य बदलना कि तेरे को ये काम नहीं करना, ये करना है, मतलब काम अदला बदली हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, या फिर किसी किसी की तो तालाबंदी हो जाती है, मतलब कि बंद कर दिया जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, बहुत सारे रीज़न है। इन वजह से फिर बीच में काम नहीं मिल पाता लोगों को, तो जो बीच में गैप पड़ जाता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो भी एक कारण है, उसे बोलते हैं फ्रस्टिंग। यानी कि द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बिटवीन, ये बिटवीन भाई पूरी स्पेलिंग लिख लेना, बिटवीन द 2 एम्प्लॉयमेंट पीरियड्स इज कॉल्ड डिस्ट्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। वो पूरा एक साथ, अनएम्प्लॉयमेंट दिस वर्क इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज जनरेटेड ड्यू टू चेंज, या फिर हड़ताल, या फिर लॉक आउट, ठीक है, लॉक आउट एक्सेट्रा, ये सब रीज़न है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। ये है कि जैसे कोई तेज़ी मंदी आ गई, भावों में गिरावट हो गई, भावों में तेज़ी मंदी आ गई, रेटें बढ़ गई, रेटें कम हो गई, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके भी रेटें डाउन कर देते हैं वो लोग जो जिनके वो काम कर रहे होते हैं। इस वजह से लोग फिर काम करना पसंद नहीं करते वहाँ पर, और पसंद नहीं करेंगे तो वहाँ निकल जाएंगे, वहाँ से निकाल दिए जाएंगे तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव होते हैं, तेजी मंदी की स्थिति होती है, तो व्यापार चक्र बन जाता है एक, और ये व्यापार चक्र है ना, वो चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। रेगुलेटिंग या रेगुलेटरी एक्टिविटीज अकरिंग या अक्रोजिंग इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड अप एंड डाउन, ब्रैकेट में स्पीड स्लो डाउन, बिजनेस साइकिल, ठीक है। और ये बिजनेस साइकिल के अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है। 1 मार्क्स में आ सकती है छोटी मोटी, इसलिए। तो लास्ट है छिपी हुई प्रच्छन्न या छिपी हुई प्रच्छन्न, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये कि अपन को दिखती नहीं है। आप सोच रहे होंगे कैसे दिखती नहीं, फिर कैसे? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को 10 बंदों की ज़रूरत है, पूरी बात सुनना, या फिर 100 बंदों की ज़रूरत है, 100 बंदों की ज़रूरत है, और उसके अभी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं 120, ठीक है। वो चाहे तो 20 की छुट्टी कभी करा सकता है, ठीक है, 20 की छुट्टी कभी भी कर सकता है वो चाहे तो। इसका मतलब ये जो 20 बंदे हैं ना, अगर निकल भी जाएंगे ना, तो इसी कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पाए आप? समझ पा रहे हो? मतलब क्योंकि उसकी ज़रूरत ही 100 की है ना, ऑलरेडी 120 ज़्यादा हो गए, 20 ज़्यादा हो गए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है उसको, वो कभी भी निकाल सकता है। यानी कि इफ़ एक्सेसिव या फिर एक्स्ट्रा लेबर, एक ही बात, आप इफ़ एक्स्ट्रा लेबर लिख देना, इफ़ एक्स्ट्रा लेबर इज टेकन अवे फ्रॉम दैट वर्क देन देयर इज नो डिक्रीज इन क्वांटम ऑफ टोटल एग्जम्पशन। यानी कि अगर कोई
अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाए, जैसे ये 20 बंदों का अतिरिक्त श्रम हो गया, एक्स्ट्रा काम हो गया, ठीक है, हटा भी जाए तो उस उत्पादन या प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपके? ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं, ये तो छोटी मोटी डेफिनेशन थी जो 1 मार्क्स में आ सकती है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन आना पक्का है, क्योंकि जो ये तो आपके कोर्स में नाम दे रखा है इसका तो अलग से, यानी कि बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के क्या कारण है, जैसे अपने गरीबी के भी कारण पढ़े थे, इसके 6 कारण हैं, ऐसे ही 5 या 4 इसके उपाय भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, मेजर्स। तो देखो क्या कारण है, बड़े इजी है, जो अपन इसमें इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन में पढ़ा उस अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे कि रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर जो वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को पैदा करने वाली, बिजनेस को बढ़ाने वाली कोई शिक्षा देता ही नहीं है, एजुकेशन में हमारे ऐसा सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। तो भारतीय शिक्षा में रोजगार परकता का अभाव है, मतलब रोजगार को अकॉर्डिंग कोई काम नहीं मिलता, लैक ऑफ एवरीडे एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ एवरीडे एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर एवरीडे एजुकेशन नहीं दिया जाता है ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरा, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद छात्र रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ये तो आपने देखा भी होगा, खूब सारे ग्रेजुएट, खूब सारे अच्छे लिखे पढ़े डिग्रीधारी, वो भी उनको काम नहीं मिलता। इसी प्रकार भारत में कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, यानी कि डिस्पाइट ऑफ गेटिंग एजुकेशन हियर स्टूडेंट्स फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, सिमिलरली देयर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। मतलब ये सब बातें इंडिया के अंदर नहीं है, इन सब की वजह से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या ईजी है तथा श्रम शक्ति। सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए स्कीम तो बहुत चलाई जा रही है, योजनाएं तो बहुत चलाई जा रही है, लेकिन ये जनसंख्या की वृद्धि के साथ में श्रम शक्ति को पूरी तरह खपाने में या फिर पूरी तरह निभाने में असफल रही है। देखो होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली 5000 की, 50 लाख या 1-1 करोड़ फॉर्म भरने बैठ जाते हैं। 5 लाख जनों के लिए 50 लाख जने फॉर्म भरते हैं 5000 के लिए। अब बताओ गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका वैकेंसी तो 5000 की, लेंगे तो 5000 को, तो पीछे जो बच गए 4 लाख या 4,95,000 के करीब, उनका क्या होगा? अगर भाई 5000 पे 5 लाख जने बैठते हैं तो पीछे 4,95,000 रह गए फ्री, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई ना, काम तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, सबको तो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सब कारण है, यानी कि, और दूसरी बात, लेबर बहुत है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप कितना ही काम दे दो, लेबर इतना है कि लेबर, इसीलिए इंडिया में लेबर सस्ता है, क्योंकि काम करने वाले बहुत है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी पे आ जाते हैं, ठीक है, काम करने वाले बहुत है। तो सरकारी योजनाएं तो खूब चला रही है, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि उनको पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है। नंबर ऑफ स्कीम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बट इट हैज़ फेल्ड टू फुली कंसिडर या कंसोलिडेट द राइजिंग लेबर फोर्स। स्पेलिंग देख लेना, CONSOLIDATE, कंसोलिडेट द राइजिंग लेबर फोर्स अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अनुपयुक्त तकनीक। अब भारत के अंदर है ना, अभी ज़रूरत नहीं है हर तरह की तकनीक को एग्रीकल्चर में लाना, बेहिसाब की फैसिलिटी यूएसए वगैरह को देख देख के ले आए। इससे देखने से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छी बात है टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, लेकिन यार बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, समझ पा रहे हो। यानी कि इनएप्रोप्रिएट टेक्निक का मतलब है ज़रूरत नहीं है, वे बिना इस टेक्नोलॉजी के भी काम चल सकता है। आपको टेक्नोलॉजी लाना है तो इस क्षेत्र में क्यों ला रहे हो, स्टडी फील्ड में लाओ, बाकी अदर चीज़ों में लाओ, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज, इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक लाई जा रही है, और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और ये हमारे यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ापन। देखो कृषि क्षेत्र का धीमा विकास, विशाल जनसंख्या, मतलब लगभग 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस टेक्निक से लिखना कि एक लाइन एक्स्ट्रा ना लिखना, ब्रैकेट में 50% लिख देना, तो एक लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। तो 50% के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल रहा, ध्यान रखना। यानी कि होता क्या है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो बैकवर्डनेस है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं एग्रीकल्चर में, आप देख लेना भले ही। यहाँ पर जो पूर्वज खेती बाड़ी करते आ रहे हैं वही खेती करते आ रहे हैं,
हमारी ऐसे ज़मीन में टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहे हैं लोग कि कम पानी में भी बहुत अच्छी पैदावार की जा सकती है, अलग तरह की फसल पैदा कर लो जिससे कि ज़्यादा पैसा मिले, तो वो सब टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। वही बैकवर्डनेस जो पीछे चलता रहा है उसी तरह से खेती बाड़ी की जाती है और इसीलिए स्लो ग्रोथ हो पाती है। तो स्लो ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फेल टू क्रिएट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक है, फॉर दिस वास्ट पॉपुलेशन। ये वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी, विशाल। वास्ट पॉपुलेशन यानी लगभग 50%, उसको ये कम्प्लीटली नहीं दे पा रहा है अपना रोजगार। ठीक है, फिर है रोजगार विहीन आर्थिक विकास की सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है नौकरी, ये ध्यान रखना। सर्विस सेक्टर का मतलब ही जॉब है, नौकरी है सर्विस सेक्टर का मतलब। तो सेवा क्षेत्र रोजगार गहनता कृषि एवं उद्योगों की तुलना में कम होती है, अतः तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। ध्यान रखना, सेवा क्षेत्र जो है ना वो रोजगार क्षेत्र कम दे पा रहा है। भाई सेवा क्षेत्र मैं भी कह रहा हूँ ना कि 5,000 की वैकेंसी में 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख 20 लाख लोग बैठ जाते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं दे पाती। हालांकि अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन सेवा क्षेत्र अभी भी कम है। जॉबलेस इकोनॉमी डेवलपमेंट हमारा, द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी ऑफ सर्विस सेक्टर इज लेस देन दैट ऑफ एग्रीकल्चरल and industries. So despite the rapid economic growth there is no enough increase in employment opportunities. ठीक है, यानी कि हमारी जो सेवा क्षेत्र है वो कम है उद्योगों वगैरह की तुलना में, इसलिए आर्थिक विकास के बावजूद यहाँ पर जो रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। और लास्ट है राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यवस्थित नियोजन का भी अभाव है। देखो अपने पढ़ा भी था कि अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल विल एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग, इनकी पॉलिटिकल जो जितने भी गवर्नमेंट है हमारे अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग होती ना अच्छे ढंग से तो बहुत कुछ काम अच्छा और भी अनएम्प्लॉयमेंट को रोका जा सकता है। कैसे कि मैनी प्रोग्राम्स वर रन बाय द गवर्नमेंट फॉर रीएड्रेस्ड या फिर रिड्रेसल, ठीक है, रिड्रेसल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य का अभाव है। किन किन के बीच में? ऐसे खूब सारे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको पता है बहुत दिनों से पहले की वैकेंसी आई पड़ी, 8-8 10 साल तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती, जब तक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ठीक है, इट कुड नॉट रीच द टारगेटेड और इंडिविजुअल्स, जो जिसको वाकई ज़रूरत है वहाँ तक कुछ ऐसे काम भी, ऐसे स्कीम्स भी है गवर्नमेंट की तो जिसको ज़रूरत है उस लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास नहीं पहुँच पाती। यानी कि बेरोजगारी निवारण तो सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें सामंजस्य का अभाव था, अतः इनके समस्त लाभ जो लक्षित व्यक्ति है, मतलब जो जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को नहीं पहुंच पाते। ये कुछ 5-6 कारण, अगर हेडिंग भी याद कर लेना तो मन से लिख सकते हो तो भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसके कुछ मेजर्स हैं, इसको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रोका जा सकता है वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखो बेरोजगारी निवारण के उपाय बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से उतारना, लेकिन हर लाइन्स को समझते हुए, सीधा स्क्रीनशॉट लेके मत भाग जाना। ठीक है, यूँ है कि देखो सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से अनेक मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रम चलाकर इनके सहअस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको पता है पिछले 40 सालों से बहुत ज़्यादा काम कर रही है मजदूरों को, ताकि इनके कैसे करके इनको रोज़गार मिले। जैसे कि मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से हम रोज़गार दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, मनरेगा मतलब ये होता है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको 100 दिन का रोज़गार 101% मिलता है, वो चाहे कैसे भी मिले, हर साल मिलता है। ठीक है, वो चाहे कोई जैसे नाडी खुदा के मिले, चाहे पेड़ पौधे लगवा के मिले, चाहे कुछ भी काम दो, कैसा भी दो, देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया 100 दिन का रोजगार, जिसमें दिन के 200 या 250 रुपये पर डे मिलता है। पूरे साल में 200 जो 100 दिन का रोजगार वो मिलता ही मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में पर्याप्त, इसमें काफ़ी कमी लाई, जिससे लोग क्या है कि अपना थोड़ा सा सुधार कर सके। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी लाई जा रही है। यानी गवर्नमेंट हैज ट्राई टू एलिमिनेट द coexistence of many ways by running the employment and self-employment program for the last 40 years by providing employment through मनरेगा MNREGA, स्पेलिंग तो ठीक कर लेना,
मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण राष्ट्रीय बेरोजगार गारंटी का मतलब गारंटी योजना है कि एक एक्ट है, कानून है, ठीक है, जिसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार देना जरूरी है, कंपलसरी ही है, ठीक है। हालांकि फुल फॉर्म कहीं नहीं पूछेंगे आपसे, ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लिया ना कहीं पर साइड में, MNREGA मनरेगा, ठीक है। देयर हैज़ बिन इनफ रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज। चलो ये बात हो गई। फिर नीचे कुछ पॉइंट है, फॉलोइंग मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, एडिक्वेट रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डन, कौन कौन से हैं वो देखो, यानी कि भारत सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाकर बेरोजगारी में पर्याप्त कमी की जा सकती है। पहली है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय हो एवं इनमें न्यूनतम रिसाव हो, ठीक है, यानी कि देयर शुड बी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड मिनिमम लीकेज इन द, मिनिमम लीकेज का मतलब ये होता है कि सबसे कम रिसाव का मतलब ऐसा नहीं बीच के अंदर धांधली हो, समझ पा रहे हो। रिसाव का मतलब जैसे पानी लीक होता है, पानी प्रॉपर अपने पास नहीं पहुंच पाता अगर पाइप में लीक होता, वही वाली चीज़ है कि बीच में न्यूनतम रिसाव, ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे अगर गवर्नमेंट 200 रुपये मजदूर दे रही है तो उस आदमी के पास पहुंचते पहुंचते 150 हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर न्यूनतम रिसाव का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर पैसा पहुँचना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए तथा युवाओं को प्रशिक्षण कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए। तो ये वही बात है, मैंने कहा था ना कि जो इनके रीजन्स है ना, जो कारण है ना, उनका उल्टा कर दो, बस उपाय हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन वहाँ पढ़ा था कि हमारे स्टडी में रोजगार पर हमारी अध्ययन नहीं होता, स्टडी नहीं होती, युवाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो यही तो बात है, बस उसमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे दो तो काम मिल जाएगा। मतलब एजुकेशन शुड बी मेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एंड इंकरेज यूथ टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। वहाँ पर अपने पढ़ा था स्किल डेवलपमेंट नहीं मिल पाता या हमारे इंडिया की एजुकेशन में, तो वो दे दीजिए आप, वो देते ही काम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है विकास के साथ साथ कृषि से मुक्त होने वाले आदि के श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज किया जाए। अब देखो होता क्या है, थोड़ी इंग्लिश बोल दूँ, एक्सलिएट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज एंड एक्सेसिव लेबर ड्यू टू डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर। होता क्या है कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ कृषि से लोग हट रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो अगर कृषि से क्योंकि मुक्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो परिवार बढ़ जाता है, फैमिली मेम्बर इतने बढ़ गए कि एक जना भी 10 बीघा 5 बीघा 8 बीघा में खेती कर सकता है, वहाँ पर पहले जितने लेबर की अब जरूरत नहीं है। तो अब जो वो बंदा हटेगा वहाँ से, तो उसको रोजगार तो चाहिए, तो रोजगार के साधन उसको अवेलेबल कराओ, जैसे कि बिजनेस है, उद्योग है, उनमें तेजी से वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। फिर इसीलिए देखो आपको पता है नेक्स्ट पॉइंट है कि संभवतः सरकार द्वारा अपनाया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत के अंदर ही बनाओ, ठीक है, मेक इन इंडिया तथा निवेश प्रोत्साहन उपाय उद्योग वृद्धि में तेजी से वृद्धि प्रदान करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, हमारी गवर्नमेंट चला रही है मेक इन इंडिया, और ये वाकई हमारी यहाँ पर तेजी से वृद्धि करेंगे। इन द प्रोमिजिंग प्रोग्राम मेक इन इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन measures adopted by the probable sector will provide a fast pace to the growth rate of industry, ठीक है। ये वाकई हमारे इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे, रैपिडली इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट है कुशल नियोजन की आवश्यकता, ये जरूरी है, यानी कि नीड फॉर स्किल्ड प्लानिंग, कि भारत में प्रतिवर्ष लाखों नए युवा श्रम शक्ति से सम्मिलित होते हैं। श्रम शक्ति का मतलब भाई आपको पता है, जैसे आप अगर 12th पास कर लोगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आप अब क्या करोगे, अब आप काम करने के लायक हो, योग्य हो, कैपेबल हो और एजुकेटेड भी हो। तो अब करो, लाखों युवा हो गए श्रम शक्ति सम्मिलित, अब होगा क्या, उनको रोजगार की व्यवस्था करो। तो रोजगार संबंधी नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इसमें जो वर्तमान बेरोजगारों के साथ साथ श्रम शक्ति में नए प्रवेश करने वालों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। वर्तमान की बेरोजगारों के साथ साथ जो नए आ रहे हैं, हर साल नए जुड़ते हैं, आपको पता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, यही कारण है। तो उन सबका गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे। द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसी शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वेरी एडिशन टू द प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट न्यू एंट्रेंस फोर्स बी कैप्ट इन माइंड, ठीक है। उन सबको गवर्नमेंट ध्यान में रखे
तब जाके क्या काम सफल होगा। इस तरीके से कुछ उपाय है जो अपने मन से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है डिटो लिखो। जो अपने कारण लिखे ना, उन कारणों को घुमा के उल्टा लिख दो, ये इसके उपाय हो गए। मतलब जो रीज़न के लिखे ना, उन रीजन को ठीक कर दो, रीजन्स को जस्ट उल्टा लिख दो, वो इसके मेजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना कंप्लीट। हाँ, तो इस तरीके से अपनी इकोनॉमी आज कंप्लीट हो गई। अब एक चैप्टर आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, लास्ट चैप्टर जो रोड सेफ्टी वाला वो बचा है, वो अपन कर लेंगे जल्दी। ठीक है, इसके बाद में संडे को उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अपना जो ये चैप्टर है, ये जो अपनी SST पूरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही शानदार तरीके से अपने इसको कंप्लीट किया है। अब बताओ, अभी आपके पास खूब टाइम है। ठीक है, अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो अभी एग्जाम तो आपके मई में होने हैं, तो जब तक आप इजीली इसको रोज़ रिवीजन करोगे, रिवीजन करते रहना, और टेस्ट को हमेशा मैं लाइन वाइज टेस्ट ले रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके, तो रोजाना जो आपको टॉपिक मिल रहे हैं उस पर टेस्ट की तैयारी करो। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई, जैसे तानाजी वाला टॉपिक रह गया, मुझे बिल्कुल याद है, जल्दी मैं आपको उसको, वो भी छोटा सा वीडियो बनेगा 5-10 मिनट का, वो करवा दूंगा। और मैप अपन अब करने वाले हैं भाई। SST में अब क्या बचता है लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मैप। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है वो सारे, और उसके लिए भी अपन एक प्लान किया है कि एक नई प्लेलिस्ट बना देते हैं, मैप ब्रैकेट में मानचित्र। ठीक है, इस नाम से। तो ध्यान रखना, इस नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे एक, जिसमें अभी तक अपने सिर्फ एक ही मैप किया है, वो इंडिया वाला। वो भी इंडिया में कौन सा, स्टेट्स, यानी कि भारत के राज्यों का बने एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। अब मैं जल्द जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, समझना है ना, वो आपको हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मिल जाए। बहुत ही शानदार, मज़ा आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई इसमें, बहुत मज़ेदार। तो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो ज़िले हैं, उन जिलों से रिलेटेड आपका ये मैप मिलेगा। और ये जो अपने स्टेट या राज्यों वाला जो अपने कर लिया। ठीक है, तो ये पहले बेसिक जानना ज़रूरी है कि भारत में कितने स्टेट, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ है, इनकी पोजीशन या जगह का पता, मतलब पता होना ज़रूरी है। इसके बाद में जितने भी, जैसे कि राइस प्रोडक्शन है, चावल के, अपने कॉटन के, जितने भी टेक्सटाइल्स होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे मैप 7-8-10 जितने भी बनेंगे सारे अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको रोजाना कभी न कभी आते रहेंगे। मतलब ऐसे इजीली, क्योंकि 5 मार्क्स का मैप आएगा आपके, बड़ी बात है ना, 5 नंबर का मैप आएगा, तो बड़ी बात है। ये मैप समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आप कोई से भी चैप्टर, ज्योग्राफी के किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो जहाँ से संभावना है, प्रीवियस पेपर में देख लूँगा, पूरा सिस्टम ढंग से बना के पूरा आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको हमेशा रेगुलर स्टडी करनी है, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो। अच्छा, ये भी है, जैसे आप टेस्ट दे दिया तो आप पीछे वापस रिवीजन करने भी जाना, वापस रीटेस्ट दे लो अपने आप। टेस्ट तो आपके वीडियो में पढ़ा ही है ना, कोई सा भी उठा लो, फिर रीटेस्ट दे लो, खुद का खुद ही सेल्फ टेस्ट दे लो। ज़रूरी है, रिवीजन भी ना भूल जाओगे आप। एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अभी स्टेट वाला अपने शानदार ट्रिक के साथ किया था, ये जो मैप किया था, खूब सारे स्टूडेंट ऐसे अभी भी इन ट्रिक्स को भूल गए होंगे, क्योंकि होता है, रिवीजन किए बिना भूल जाते हैं। चाहे वो जैसे आपने हिस्ट्री के पढ़ने कितनी शानदार पढ़ी थी, लेकिन अभी आप ऐसे खूब सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उनको भूल गए। अगर अभी तक बीच में रिवीजन नहीं किया तो मामला साफ हो जाएगा। रिवीजन करना पड़ेगा, वीकली रिवीजन, हर संडे को वापस से रिकॉल करना है। ठीक है ना, इसकी मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, टारगेट 90 का रखना बड़ा चैलेंजिंग है, उसको फॉलो करना है टाइम टेबल। ठीक है, ओके।